भारतीय संविधान के इससे पहले के वीडियो में हम भाग 14 की बात किए थे और 14A की बात किए थे। आज हम भाग 15 की चर्चा करेंगे, जिसमें निर्वाचन या निर्वाचन आयोग की चर्चा है और इसकी चर्चा देखेंगे भारतीय संविधान में तो आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच में किया गया है। जब हम आर्टिकल 324 की चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, उसकी चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि चुनाव आयोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि का चुनाव कराता है। और हाँ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है। यह क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो जब भी कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव कौन कराता है, तो इनका चुनाव नहीं होता है, अर्थात निर्वाचन आयोग जो होता है या चुनाव आयोग जो होता है इनका चुनाव नहीं कराता है। यह क्या होते हैं, या नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री को जो है आप देखेंगे तो कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री को देखेंगे आप तो मुख्यमंत्री को जो है राज्यपाल नियुक्त करते हैं संबंधित राज्य के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं निर्वाचन संबंधी जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो निर्वाचन संबंधी प्रमुख अनुच्छेद में हम बताए थे 324 से लेकर 329 के बीच में इनकी चर्चा की गई है। 324 में जो है चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और के लिए जो होगा वह निर्वाचन आयोग होगा। जो शक्ति होगी यह किसमें निहित होगी, तो निर्वाचन आयोग में निहित होगी, यह बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 325 है। इसमें क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकेगा या शामिल होने का दावा नहीं किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को अपात्र नहीं ठहराया जाएगा या किसी भी धर्म, मूल, वंश या जाति या लिंग के भेदभाव के आधार पर। उसके बाद अनुच्छेद 326 है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार जो होगा उसकी चर्चा की गई है। और इसमें बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु जिसकी भी है वह क्या होगा, तो मत देने के लिए उसके पास अधिकार होगा। पहले यह वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1988 में। उसके बाद इसे क्या किया गया था, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद आर्टिकल 327 है, जिसमें विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद के पास शक्ति होती है, यह बताया गया है। उसका 328 में किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति बताई गई है। उसके बाद अनुच्छेद 329 है, जिसमें चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है कि जो भी चुनावी मामले होंगे उनमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर जो है अगर आप आगे देखते हैं तो जो हमारा पंचायत व नगर पालिका है या स्थानीय स्वशासन होता है उसका चुनाव कौन कराता है, तो उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और अगर हम चुनाव आयोग की चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 324 में है। 324 में तो इसमें आप देखेंगे तो एक अध्यक्ष होते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वह एक होते हैं। और उसके बाद दो जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या जो सदस्य होते हैं वह होते हैं चुनाव आयुक्त जिन्हें कहते हैं। अब भारत के प्रमुख संवैधानिक निकायों में आप देखेंगे तो चुनाव आयोग जो है स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अब उसके बाद जो चुनाव आयोग होता है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया अगर आप देखते हैं तो प्रक्रिया में देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं इनको नियुक्त जो करते हैं तो इनकी योग्यता जो होती है वो क्या होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी उन्हीं के तरह होती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। उसी तरीके से इनको हटाया जाता है और कोई तरीका नहीं अपनाया जाता है। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो सदस्य थे कब कितने थे और कैसे कैसे परिवर्तन आया। तो वर्ष 1950 की अगर हम बात करते हैं तो जब 25 जनवरी 1950 को जो निर्वाचन आयोग था या चुनाव आयोग था इसका जब गठन किया गया था तो इसमें तो यह एक सदस्यीय बॉडी थी। जो 15 अक्टूबर 1989 तक जो है यह एक सदस्यीय निकाय ही बना रहा और इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1988 में और उसके तहत जो है अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया और 16 अक्टूबर 1989 को देखेंगे आप तो यह परिवर्तन सामने आया। 21 वर्ष जो मतदान की आयु थी उसे बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया
और उसके बाद देखा गया कि जो चुनाव आयोग है उस पे जो है भार बढ़ गया। जब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया तो बहुत जनसंख्या काफ़ी बढ़ी। जो चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, जो मतदान देने वाले थे, उनकी जनसंख्या बढ़ी। उसके बाद देखा गया कि आयोग के ऊपर भार बढ़ गया, जिसको संभालने के लिए राष्ट्रपति ने 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त थे उन्हें नियुक्त किया। और तब से क्या हुआ, तो हमारा जो चुनाव आयोग है यह 3 सदस्यीय या फिर बहुसदस्यीय हो गया। उसके बाद में जनवरी 1990 में जो है फिर से चुनाव आयुक्तों के पदों को हटा दिया गया और राष्ट्रपति ने फिर से इसे 1 सदस्यीय कर दिया गया, जिसे बाद में अक्टूबर 1993 में फिर से जो है बहुसदस्यीय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और वर्तमान में कितने आयुक्त हैं, तो 3 चुनाव आयुक्त हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चुनाव आयोग के कार्यकाल, योग्यता, शक्ति और नियुक्ति की बात करते हैं। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो चुनाव आयोग का कार्यकाल जो अगर देखेंगे आप अध्यक्ष होते हैं तो या तो वह 6 वर्ष तक अपने गद्दी पे बने रहेंगे या तो वह 65 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे, जो भी पहले होगा। मान लीजिए 55 साल की उम्र में कोई चुनाव आयुक्त बनता है तो वह 55 + 6 वर्ष मतलब 61 वर्ष तक अपनी पद पे बना रहेगा। और अगर कोई 60 वर्ष में बनता है तो आप देखेंगे तो उसका 65 वर्ष उम्र 5 साल में ही कंप्लीट हो जाता है, तो वह 65 वर्ष तक अपनी आयु जो है अपने पद पे बना रहेगा। उसका योग्यता देखते हैं हम, तो योग्यता में देखेंगे आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। और इसे हटाने की प्रक्रिया आप देखते हैं तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको भी हटाया जाता है। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसका शक्तियाँ देखते हैं तो जो आचार संहिता होता है उस दौरान जो है देश में जो जिम्मेदारियां होती हैं वह किस में होती हैं, तो इनके पास जो हमारा चुनाव आयोग होता है उन्हीं के पास यह शक्ति होती है। एग्जाम्पल जैसे डीएम के अंदर हो जाता है प्रचार प्रसार आदि को रोकने की शक्ति, ये सब जो चीज़ें हैं वह किसके पास होती हैं, तो चुनाव आयोग के पास होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो इनके कार्य को आप देखते हैं तो इनका पर्चा भरवाना, वोटर आईडी बनाना, चुनाव चिन्ह जारी करना, आचार संहिता जो चुनाव संबंधी जो नियम कानून होते हैं उनको जो लगाना किसका कार्य होता है, तो चुनाव आयोग का कार्य होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 52वां संविधान संशोधन 1985 हम देखते हैं तो यह राजीव गांधी शासन में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची 10 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसमें कौन सा प्रावधान था, तो 10 से 10 हो जाएगा और 10 से हो जाएगा दल बदल। तो दल बदल के प्रावधान को जोड़ा गया और यह बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जीतने के बाद दूसरे दल में अगर स्थानांतरित होता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन हाँ, यह केवल जीते हुए व्यक्तियों के लिए लागू होता है, हारे हुए व्यक्तियों पे नहीं। तो बीजेपी से अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस में जाता है तो उसकी सदस्यता जो होगी रद्द हो जाएगी। अब देखिए कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जिनमें सदस्यता रद्द नहीं होती है, तो कौन कौन से कंडीशन हैं आप देखते हैं। तो गठबंधन या विलय पर अगर मान लीजिए 2 पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए बिहार को आप देखते हैं तो बिहार में आप देखेंगे तो नीतीश और जो अगर देखेंगे तो बीजेपी, तो नीतीश और बीजेपी का जो गठबंधन है यह गठबंधन सरकार बनाई हुई है। तो यहाँ पे गठबंधन या विलय की स्थिति में क्या होगा, तो जो है अगर देखेंगे तो कभी भी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर आप महाराष्ट्र देखते हैं वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है, जम्मू कश्मीर देखेंगे वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है। उसके बाद यदि मान लीजिए कि कोई पार्टी है, अगर मान लीजिए कांग्रेस है और उसने अगर हटा दिया, मान लीजिए कांग्रेस ने किसी अपने सदस्य को अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो उस दशा में उसकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। और पार्टी के 1/3 सदस्य अगर त्यागपत्र दे दे या फिर क्या करें कि अदर पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो उस दशा में भी सदस्यता नहीं रद्द होती है। तो क्या होगा, मान लीजिए 1/3 सदस्य हैं और यह कांग्रेस से उठे और बीजेपी में चले गए, तो इस दशा में इनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। या तो ये 1/3 सदस्य एक साथ त्यागपत्र दे देते हैं तब भी इनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। और किन किन शर्तों में सदस्यता लागू होती है, मतलब रद्द हो जाती है, तो पार्टी बदलने पे, और अगर निर्दलीय व्यक्ति है और पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब, और पार्टी से त्यागपत्र अगर दे देता है कोई व्यक्ति तब, और पार्टी के विपरीत अगर वोटिंग दे देता है तब, और उसके बाद फिर अब्सेंट होने की दशा में, यदि मान लीजिए 10 दिन का मौका है उसके पास और अब्सेंट होने के कारण को अगर पार्टी अध्यक्ष को बता देता है लिखित रूप से, तब तो वह उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। और अगर 10 दिन के अंदर नहीं बताता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़े हम तो नई राजनीतिक पार्टियों की चर्चा करें
तो देखिए नई राजनीतिक पार्टी के लिए अगर मान लीजिए कोई नई राजनीतिक पार्टी बनती है तो उस दशा में क्या होता है कि 30 दिन के अंदर उसे क्या होगा, इलेक्शन कमिश्नर के अंदर जो है, इलेक्शन कमीशन के अंदर लिखित आवेदन देना होगा और वो जो पार्टी का डिटेल है उसे देना पड़ेगा और पार्टी का एक बैंक अकाउंट और पार्टी के नाम से पैन कार्ड बनवाना होगा। उसके बाद पार्टी का संविधान अर्थात जो सिद्धांत होगा उसको दिखाना होगा। उसके बाद 100 वोटर जो अनुमोदन करें उनका डिटेल देना होगा। इसका 10,000 रुपये का इलेक्शन कमीशन को डिमांड ड्राफ्ट देना होगा जो कभी भी रिफ़ंड नहीं होगा, तो नॉन रिफंडेबल होता है। अब उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन जो होता है इन सब डिटेल को लेने के बाद निर्णय लेगा कि इसको जो है, जो नई राजनीतिक पार्टी है उसको मान्यता दे दिया जाए या ना दिया जाए। अगर मान्यता दे देंगे तो क्या होगा, ये फंडिंग के लिए पार्टी तैयार हो जाएगी। अगर मान्यता नहीं दिया जाता है तो फंडिंग के लिए नहीं तैयार होती है। अब मान लीजिए कुछ दशा ऐसे भी हैं जब इलेक्शन कमीशन मान्यता नहीं देता है अर्थात गैर मान्यता प्राप्त पार्टी होती है, तब उसे फंडिंग कैसे मिलता है। तो देखिए किसी राज्य के लिए कि लोकसभा में या विधानसभा में देखेंगे आप तो जो चुनाव होता है उसमें राज्य के 10% सीटों पर अगर उम्मीदवार खड़ा हो तो उस दशा में क्या होगा, वो फंडिंग ले सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल को हम लेते हैं और देखते हैं तो लोकसभा में इसमें 80 सीटें हैं, तो अगर 8 सीटों पे कोई अगर व्यक्ति अपने पार्टी के सदस्यों को खड़ा करता है तो वो फंडिंग के लिए जो है एलिजिबल होगा। और अगर विधानसभा में देखते हैं तो 403 सीटें हैं, तो 41 सीटों पे अगर वो करेगा और व्यक्तियों को खड़ा करेगा तो अपने सदस्यों को, तो वो फंडिंग के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय पार्टियां। तो क्षेत्रीय पार्टी देखिए 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, तो पहला यह है कि राज्य में, और दूसरा क्या है, तो दूसरा दूसरे राज्य में है। तो पहला अपने राज्य में अगर हम देखते हैं तो क्या कंडीशन बनता है, तो अगर विधानसभा में आप देखते हैं तो विधानसभा के चुनाव में अगर 8% वोट पाया हो लेकिन उसकी कोई भी सीट उस विधानसभा में ना आई हो, उस दशा में वह क्षेत्रीय पार्टी वहाँ का घोषित हो जाएगा। और उसके बाद फिर विधानसभा में अगर 6% वोट पाया हो और उसके 2 एमएलए भी जीते हों तो उस दशा में वह क्षेत्रीय पार्टी घोषित हो जाएगा। उसके बाद दूसरे राज्य में अगर इस कंडीशन को हम देखते हैं तो लोकसभा में 6% वोट पाया हो और 1 एमपी जीता हो उसका दूसरे राज्य में, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में देखते हैं तो 3% सीट जो है पाया हो, तो इस प्रकार से क्या होगा, तो वह क्षेत्रीय पार्टी घोषित हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी घोषित होने के लिए यह नियम है। उसके बाद हम देखते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी देखते हैं। देखिए नेशनल पार्टी क्या होता है, तो नेशनल पार्टी पहले 8 हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में केवल 6 बचे हुए हैं जो 2024 है उस समय से। उसके बाद अगर देखते हैं तो नई सबसे जो न्यूएस्ट नई नेशनल पार्टी बनी वो कौन सी है, तो आम आदमी पार्टी जो है सबसे जो है नई राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। और कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो देखिए अब देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है वह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। उसके बाद देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो गया और नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी हो गया। आम आदमी पार्टी अभी अभी नई पार्टी बनी है जिसे 2023 में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। अब आप देखते हैं तो यहाँ पहले क्या होता था, तो नेशनल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करती थी मार्क्सवादी के अलावा एक, तो उसे भी पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। और ममता बनर्जी की जो पार्टी थी उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था जिसे अभी समाप्त किया गया है। तो देखिए नियम क्या है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें 2% सीटों पर अर्थात 11 सीटें जो हैं अगर कोई जीत लेता है कम से कम 3 राज्यों में, एक राज्य में नहीं कम से कम 3 राज्यों में जीतता है, तो उस दशा में उसे क्या होगा, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जो यूपी देखेंगे, यूपी के इलेक्शन में अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, तो 2024 के इलेक्शन में यूपी में जो समाजवादी पार्टी है वो 11 से अधिक सीटें जीती हुई है, लेकिन फिर भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसे कम से कम 3 राज्यों में अगर वह 11 सीटें जीतती, 11 से अधिक, तब तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता। लेकिन अगर आप एक राज्य में जीतते हैं तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे या फिर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो उन पार्टियों को भी 11 से अधिक सीटें मिली हुई हैं। उसके बाद किसी लोकसभा या विधानसभा का लगभग 6% वोट अलग अलग 4 राज्यों में अगर लाए अगर कोई पार्टी, तो और उसके साथ ही 4 सांसद हों, मतलब कुल मिला के अगर लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट अलग अलग राज्य में आए और अलग अलग कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में आए,
और 4 सांसद हों तब उस दशा में उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। और एक कंडीशन और है कि अभी हम बताए थे आपको क्षेत्रीय पार्टी के बारे में, तो अगर 4 राज्यों में कोई क्षेत्रीय पार्टी घोषित रहती है, कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी घोषित रहती है, तो उस दशा में उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो 4 राज्यों में अगर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो उसे ऑटोमेटिक जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और यहाँ भी देख लीजिए, तो 4 अलग अलग राज्यों में 6% वोटिंग होना चाहिए और साथ में ही उसके पास 4 सांसद होने चाहिए। उसके बाद लोकसभा में अगर आप देखते हैं तो 11 सीटें मिनिमम, अर्थात 2% सीटें जो हो हैं अलग अलग कम से कम 3 राज्यों में उसकी होनी चाहिए। तो हम बताएं आपको कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारे भारत देश में, तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो आम आदमी पार्टी हो गई, नेशनल पीपल पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, उसके बहुजन समाज पार्टी हो गई, उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हो गई। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और चुनाव के प्रकार को देखते हैं। तो चुनाव के प्रकार में आप देखते हैं तो 3 प्रकार के चुनाव भारत में किए जाते हैं। आम चुनाव हो गया, उसके बाद फिर मध्यवर्ती चुनाव हो गया और उपचुनाव हो गया। देखिए, आम चुनाव क्या होता है कि साधारणतः जब कार्यकाल पूरा हो जाता है और 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होता है उसे हम आम चुनाव कहते हैं। और जब लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए और 5 वर्ष से पहले कोई चुनाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। और उपचुनाव अगर आप देखते हैं तो उपचुनाव क्या होता है? तो कुछ ही सीटों पर जब चुनाव हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है या कोई किसी पार्टी का सदस्य है और दूसरे दल में चला जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। उसका अगर मान लीजिए किसी का देहांत हो गया या त्यागपत्र कोई व्यक्ति दे देता है तो ऐसी दशाओं में जो होता है क्या होता है, तो जो समय काल बचा रहता है उतने समय के लिए क्या होता है? तो उपचुनाव होता है। अभी कुछ जो हमारे यहाँ पे हुआ है, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो उसमें कुछ जो विधानसभा के सदस्य थे वो क्या किए थे? तो पार्टिसिपेट किए थे, जो सांसद बन गए, तो वो सीटें वैकेंट रह गई। तो उन सीटों पे क्या किया गया? तो दोबारा से क्या किया गया? उपचुनाव कराया गया। तो यह होता है उपचुनाव। तो 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव। उसके बाद हम देखते हैं तो जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो यह कहाँ बनी थी? तो राज्य में आप देखते हैं तो राज्य में केरल में बनी थी। और देश में आप देखते हैं तो जनता पार्टी की सरकार 1977 बनी थी, जो मोरारजी देसाई क्या थे? तो प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई जो थे वो क्या थे? भारत के प्रथम जो थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब भारत की दृष्टि देखेंगे और राज्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राज्य की दृष्टि में आप देखते हैं तो स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनी थी, जिसके अगर हम देखें तो कब से कब बनी थी? तो अप्रैल 1957 में बनी थी और जुलाई 1959 तक चली थी। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो EMS नंबूदरी जो थे, नंबूदरी पाद, वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। वह कौन थे? तो पहले जो थे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये आप देखते हैं तो 5 अप्रैल 1957 को केरल के पहले CM बने थे जो गैर कांग्रेसी थे। और उसके बाद फिर 19 मार्च 1998 को इनका निधन हो गया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो EVM होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो EVM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अगर पहला प्रयोग देखेंगे तो पंचायतों में किया गया था केरल में, बाद में इसका खोज ही जो 1980 था उस दौरान हुआ। 1982 में इसका पहला प्रयोग किया गया पंचायत चुनाव में केरल में। उसके बाद विधानसभा में देखते हैं तो राजस्थान में 1998 में इसका प्रयोग किया गया था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं थर्ड जो प्रयोग था लोकसभा इलेक्शन में हम देखते हैं तो लोकसभा में भारत में 2004 में इसका प्रयोग किया गया था लोकसभा चुनाव में। उसके बाद आप देख सकते हैं EVM मशीन हो गया, ये पैड हो गया हमारा, इसमें 16 सिंबल बने होते हैं। ऐसे 4 जो पैड हैं EVM मशीन में जो है जोड़े जा सकते हैं। अर्थात कितने सिंबल हो सकते हैं? तो 64 मैक्सिमम इसमें सिंबल हो सकते हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट हैं जिनकी चर्चा करें तो भारत का जो पहला EVM था इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1980 में MV हनीफा जो थी तो NV हनीफा द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से इसे 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया गया था। और एक EVM में मैक्सिमम कितने वोट पड़ सकते हैं? तो मतों का रिकॉर्ड हो सकता है तो 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और एक जो EVM होता है इसमें 64 उम्मीदवार हैं, उनके नाम अंकित किए जा सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद हम देखते हैं कि नोटा जो होता है वह कब पहली बार प्रयोग किया गया था? तो नोटा का पहली बार प्रयोग सन 2009 में किया गया था। और इसे कहाँ किया गया था? तो स्थानीय निकायों के चुनाव जो थे उनमें किया गया था। और छत्तीसगढ़ जो था भारत का पहला राज्य था जो स्थानीय निकायों के चुनाव में क्या किया था? नोटा का प्रयोग किया था। उसका नोटा का जो प्रयोग हुआ बाद में
2013 में विधानसभा जो चुनाव हुआ था 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक यूटी थी जो नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उसमें शुरुआत किया गया था। और 2014 से नोटा को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नोटा का सिंबल आप देखेंगे तो यह होता है, और नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। तो यह सबसे नीचे होता है, आप देख सकते हैं 16वें नंबर पे। और हम आपको बताए हैं कि 4 ऐसे पैड जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो पैड हैं, और ऐसे पैड 4 तो 64 टोटल नाम जो हैं इनमें दर्ज हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और वीवीपैट की बात करते हैं। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इसे कहते हैं। और सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? तो नागालैंड में 2013 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही हुआ था। और देखिए ये रैंडमली लगाया जाता है, 4-5 जगह पे लगाया जाता है, और ये केवल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ही लगाया जाता है कि जो मान लीजिए किसी को बताया नहीं जाएगा, और ये ईवीएम के साथ ही जो है इसे कलेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ 7 सेकेंड तक जो है आप देखेंगे तो पर्चा कटने के बाद दिखता है, उसके बाद यह नीचे गिर जाता है, ताकि अगर मान लीजिए कभी संदेह होता है कि ईवीएम मशीन ख़राब तो नहीं है, तो उस दशा में क्या होगा कि उस दशा में इसमें जो पर्ची है इसमें से मिलान किया जाएगा कि इसमें जो पर्चियाँ कटी हुई हैं इसमें मिल रही हैं कि नहीं। तो बस बात इसी के लिए होता है। अभी कुछ दिन पहले केस भी किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कि वीवीपैट को जो है सब जगह जो है नेसेसरी किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया, और जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही थी इलेक्शन कमीशन की, उसी प्रकार से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो इस प्रकार से हमने जो चुनाव आयोग है अर्थात निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है हमारे, तो उसका जो चर्चा था जो हमारे भाग 15 में था, और आर्टिकल देखते हैं तो 324 से लेकर 329 के बीच में किया गया था। इसकी चर्चा हमने कर लिया है, और आगे हम जो है भाग 16 की चर्चा करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में 324 था, जिसमें इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग की चर्चा या चुनाव आयोग की चर्चा की गई थी। 326 में एक परिवर्तन किया गया था, जिसमें क्या किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। वह कब हुआ था? तो वर्ष 1988 में हुआ था, जो वर्ष 1989 में लागू हुआ था। आप जानते हैं 21 वर्ष से जो वयस्क मतदान की आयु थी 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसके लिए क्या हुआ था? तो चुनाव आयुक्तों की संख्या भी बढ़ी थी। जो एकल चुनाव आयुक्त हुआ था 1 सदस्यीय, वो बहुसदस्यीय में 3 सदस्यों में परिवर्तित हो गया था। बाद में 1990 1993 में इसमें परिवर्तन भी हुए। 1990 में पुनः 1 सदस्यीय कर दिया गया, 1993 में फिर से 3 सदस्यीय कर दिया गया था। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट थे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिनकी चर्चा हमने कर लिया है। आगे हम भाग 16 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।